व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जानने से पहले हम एक बार कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को रिविजिट करते हैं। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता। ओलिगोसैकेराइड्स में उसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड मिलते हैं। तो अगर 2 मोनोसैकेराइड मिले तो डाइसैकेराइड बोलोगे, 3 मिले तो ट्राइसैकेराइड, इस तरह से। पॉलीसैकेराइड में अगर आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो बहुत सारे मोनोमर्स आपको मोनोसैकेराइड मिलते हैं। अब से फॉर एग्जांपल डाइसैकेराइड, एक एग्जांपल लेता हूँ। ओलिगोसैकेराइड में मैंने एक डाइसैकेराइड का एग्जांपल लिया। अगर मैं डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे कितने मोनोसैकेराइड मिलेंगे? 2 मिलेंगे। इसका मतलब डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड जुड़े हुए थे, वो जिससे जुड़े थे उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ के डाइसैकेराइड बनाते हैं और वो जोड़ है जो उसका लिंकेज है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो ऑक्साइड लिंकेज होता है, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े होते हैं वो। ठीक है, तो यहां देखो, 2 monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by loss of water molecule। वो ऑक्साइड लिंकेज बनता कैसे है? वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से। सच a linkage between 2 monosaccharide unit through oxygen atom is called glycosidic linkage। तो इस तरह के लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। व्हाट आर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज? तो जब आप लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है, ये पूछा है। इसका आंसर क्या है? बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। ये याद रखना। देखो ये मैं आपको बताता हूं। पहले तो आपको ना ये बनाना चाहिए बीटा, ये ना स्ट्रक्चर इसकी ये नहीं याद रखनी है आपने। याद क्या रखना है वो बताता हूं आपको। आपको बीटा डी ग्लूकोज बनाना आता है? देखो मैं आपको ये सारी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि कैसे मैंने याद रखी है। मुझे पता है कि ग्लूकोज बनाना है, मुझे 6 मेंबर रिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डंडे लगाने पड़ेंगे, यही ना। उसके बाद यहाँ तो फिक्स था, यहाँ मुझे CH2OH लगाना है। फिर मैंने बोला था एक एरो वाला है ना, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH। अब ये बीटा है, बीटा में क्या होता है? यहाँ पे OH और CH2OH सेम साइड पे होते हैं, मतलब बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे HH लगा देता हूँ, है ना। नेक्स्ट है बीटा डी गैलेक्टोस। बीटा डी, अब गैलेक्टोस तो हमने सुना ही नहीं क्या होता है। सुना गैलेक्टोस क्या होता है? गैलेक्टोस बताता हूँ क्या है। देखो पहले तो ये बना लो, ठीक है ना। पहली कहानी तो सेम रहेगी, ऐसे बना के डंडे से लगा लो। फिर यहाँ पे अगला स्टेप क्या था? CH2OH जोड़ो, ओके। अब क्या ना, अगर आपको गैलेक्टोस बनाना है पहले ग्लूकोज ही बनाओ। गैलेक्टोस को मैं ग्लूकोज ही बना के दिखाऊंगा। ग्लूकोज बनाओ पहले, OH 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 बना लिया ग्लूकोज। अब इसकी नंबरिंग कर दो पहले, पेरेंट चेन की नंबरिंग कर दूं मैं। 1 2 3 4 5 6, यहां भी कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6, पेरेंट चेन की नंबरिंग कर दी मैंने। अब ऐसे याद रखो, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस आर C4 एपीमर्स। मैंने ये याद रखा है, C4 एपीमर्स। एपीमर पता क्या होता है? 2 ऐसे डायस्टीरियोमर जिसमें सिर्फ किसी एक कॉन्फ़िगरेशन पे ही अंतर हो। ग्लूकोज और गैलेक्टोस में सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस है और कहीं डिफरेंस नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में। ग्लूकोज में OH नीचे आना चाहिए ना, गैलेक्टोस में ऊपर आएगा। समझ में आई बात? सिर्फ चौथे नंबर पे डिफरेंस है, तो मैंने ये गैलेक्टोस बना लिया। समझ में आ गई? अब कौन सा गैलेक्टोस है? बीटा। बिकॉज इट इज बीटा इसलिए OH यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ऊपर आएगा। समझ में आ गई बात है या नहीं आई? बाकी जगह H लगा दिया, ठीक है, बन गया बीटा डी गैलेक्टोस। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोस में फर्क क्या है? सिर्फ चौथे नंबर वाली कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है, बस दैट्स इट, इतना ही याद रखना। अब क्या है सर गैलेक्टोस OH जिसमें ऊपर है।
फोर्थ में, हाँ यहाँ पे जहां पे OH ऊपर है वो गैलेक्टोस है, ठीक है ना। अब अब आपको क्या करना है ना, लैक्टोज की स्ट्रक्चर याद नहीं रखनी, आपने ये याद रखना है कि लैक्टोज इज डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4 लिंकेज ऑफ बीटा डी गैलेक्टोस एंड बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोस का फर्स्ट कार्बन ले लो और बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ, इसमें से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दो। ग्लाइकोसिडिक कैसे बनाओगे, यहां से वाटर एलिमिनेट करके, ऐसे समझ में आ गई बात। यहां से वाटर एलिमिनेट कर दोगे तो ये देखो यहाँ किया हुआ है, यही है ना, ऐसे ऐसे देख लो इसको, यहां फोकस करो, दिस इज बीटा डी गैलेक्टोस, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, यहां से वाटर एलिमिनेट कर दो तो क्या बन गया, ये बन जाएगा ना देखो। मतलब आप इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हो इस तरफ ऐसे, इस तरफ वो ऐसे, ये बनेगा, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देख रहे हो ना, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कैसे बना, ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके। समझ में आ गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दो मोनोसैकेराइड को जोड़ा होता है। लैक्टोज की स्ट्रक्चर भी याद करनी है आपको, तो क्या स्ट्रक्चर पूरी याद करोगे, नहीं, आपको जैसे मैंने स्टेप वाइज बताया वैसे करोगे। याद क्या रखना है, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1C4 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोस एंड बीटा डी ग्लूकोज। हो गया। नेक्स्ट देखो सुक्रोज। सुक्रोज की स्ट्रक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो व्हाट आर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, आंसर इज देखो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के ये ना, अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर करने से पहले आपको पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बताना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखो फ्रक्टोज ना, फ्रक्टोज के लिए आप पहले 5 मेंबर रिंग बनाओगे, यहां बनाते हैं हम लोग 5 मेंबर रिंग बनाओगे इस तरह से। ये ध्यान से देखना क्योंकि मैं जो यहाँ पे ऑपरेशंस करूंगा ना वो आपको करने हैं, क्योंकि याद रखना मुश्किल हो जाता है। पहले आप 5 मेंबर रिंग बना के ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब सिर्फ इन दो पे याद रखना आपको। अच्छा पहले अगला स्टेप क्या था, यहाँ पे हम CH2H लगाते होते हैं तो हमारा फिक्स है स्टेप, यहाँ CH2H लगा लिया, इतने स्टेप तो फिक्स थे। अब हम क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पे OH ऊपर यहाँ OH नीचे, ये याद रखना, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे। ये ग्लूकोज से उल्टा है, ग्लूकोज में मैंने यहाँ ऊपर किया था, यहाँ नीचे कर दिया, ग्लूकोज यहाँ पे नीचे किया था, यहाँ ऊपर कर दिया, तो ग्लूकोज से उल्टा है इसका। ओके, बस इतना ही याद रखना है। अब क्या करना है आपने, अब ये बचा, यहाँ पे CH2OH और OH होता है, CH2 अब बीटा है ना, अगर बीटा है तो CH2OH यहाँ नीचे आएगा और OH ऊपर आएगा, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं आपस में। सॉरी सॉरी, ये हाँ, OH और CH2OH सेम साइड आ गए ना, दिस इज बीटा, ठीक है। अल्फा क्या होगा, हाँ, अल्फा कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे करके, ये स्टेप तो कॉमन है, ऐसे ऐसे, यहाँ यहाँ एच रह गया था, एच एच, उसके बाद यहाँ OH ऊपर यहाँ नीचे, फिर यहाँ पे, अब यहाँ OH नीचे कर दूंगा और CH2H ऊपर कर दूंगा, OH और CH2H ऑपोजिट आ गए तो ये बीटा, क्या सही है। सो दिस इज ऑपोजिट, दिस इज अल्फा, दिस इज OH एंड CH2H ऑन सेम साइड, दिस इज बीटा। याद कर लोगे ऐसे स्ट्रक्चर इसका, फ्रक्टोज का। अब क्या है ना, जो सुक्रोस है, सुक्रोस पता कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोस एंड बीटा डी फ्रक्टोस, इसका C1 इसका C2, ओके। अल्फा डी ग्लूकोस का C1, बीटा डी फ्रक्टोस का C2। अब देखो, तो मुझे बीटा डी फ्रक्टोस लेना है, मतलब ये लेना है, और क्या लेना है, अल्फा डी ग्लूकोस लेना है। तो अब मैं अल्फा डी ग्लूकोस बना लूं यहाँ पे एक बार, अब देखना कैसे कैसे बनेगा अल्फा डी ग्लूकोस।
ये बना के फिर यहाँ पे CH2H लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, अपवर्ड एरो यहाँ पे, बाकी H लगा दो। अब मुझे अल्फा बनाना है बीटा बनाना है, अल्फा डी ग्लूकोज ना, तो OH नीचे रहेगा, है कि नहीं? CH2H और OH ऑपोजिट होते हैं तो अल्फा बन गया, यहाँ पे बन गया H। अब क्या करना है मुझे, नंबरिंग कर दूं इसकी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी यहाँ से नंबरिंग इसकी यहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, किस किस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है, इसमें C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोस एंड C2, मतलब ये इन दोनों में बनाना है, समझ में आई बात? C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोस। अब यहाँ बन तो यहाँ भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन उतनी सुंदर नहीं लगेगी, तो थोड़ी सुंदर लगने के लिए पता है क्या करते हैं, देखो ये स्टेप ध्यान से देखना। यहाँ पे एक ये प्लेनर मॉलिक्यूल मान के इसको यहाँ पे एक इसकी एक्सिस बना ली, ठीक है? समझ में आया कौन सा एक्सिस है, इस O से और इस डंडा जो बॉन्ड है इसके बीच में से पास होता है लाइन है। अब यहाँ से इसको 180 डिग्री घुमा दो, जैसे सीख कबाब नहीं बनाते होते, सीख घुसा के उसमें ऐसे घुमाते रहते हैं उसको, वही किया है काम। इसको घुमा के इसको 180 डिग्री घुमा दो, देखो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, देखो 180 डिग्री घुमा के ओ अब देखो मुझे बताओ, पूरा घुमा दोगे तो क्या होगा, जो कार्बन नंबर 3 है वो 4 की जगह आ जाएगा ना, तो OH यहाँ नीचे चल, कार्बन नंबर 3 पे फोकस करो, 3 और 4 पे फोकस करो, ये आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे ना, तो ये OH घूम के ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही बात? ये OH घूम के नीचे नहीं चला जाएगा, ऐसे पलट दोगे, ऐसे पलट दिया आपने ऐसे, तो नीचे नहीं चला जाएगा ये OH, और ये OH ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया। अब 2 और 5 का देखो, 5 घूम जाएगा पूरा, H ऊपर CH2H नीचे, 2 जो है 5 की जगह चला जाएगा, उसमें CH2H ऊपर और OH नीचे। ये बात समझ में आ रही है? बाकी HH लगा दो, ये भी अभी बीटा डी फ्रक्टोस है, ठीक है ना? तो ये हमने रोटेट कर लिया ना, दिस इज बीटा डी फ्रक्टोस। अब यहां पे क्या है, अब आप अल्फा डी ग्लूकोज फिर से ऊपर जैसा है वैसे बना रहा हूं मैं, अब आसान हो जाएगा, दिस इज, अब नंबरिंग फिर से करता हूं, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब क्या करना है, इन दोनों में बना दो आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोस एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोस, तो क्या बन जाएगा, दोबारा बनाता हूं। ये बन गया सुक्रोज का स्ट्रक्चर। अब अगर कोई ये याद करने बैठे तो उसको बेवकूफ नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? समझ में आ रही है बात? याद क्या रखना आपको, अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस का C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनता है। और मैंने देखा है, पता है क्या कोशिश करते हैं स्टूडेंट, बीटा डी फ्रक्टोस की स्ट्रक्चर इस तरह से याद रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे मत याद रखो।
नंबरिंग आप ऐसे उल्टा मत करो, बीटा डी फ्रक्टोस ऐसे ही याद रखो जैसे मैंने बताया, इसी तरह से बना के, क्योंकि हमने अल्फा डी ग्लूकोज भी ऐसे ही याद करा, तो बीटा डी फ्रक्टोस में ऐसे ही याद रखेंगे, उसको रोटेट कर लेंगे सुक्रोज में अगर करना होगा तो। समझ में आ गई बात? यही इसकी स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई है। ओके, दिस इज बीटा डी फ्रक्टोस एंड दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सेम बनी हुई है स्ट्रक्चर। मैच करके यहाँ थोड़ा दूर दूर हो गया ना, देख लो मैच करके, देखो अब देखो मैच करके देखो, सेम आएगा। हाँ अब आ गया देखो, CH2H, CH2H है ना, HOH, इधर CH2H आ गया ना सेम, OH सेम आ गया, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। होगी सुक्रोज की स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का C1, बीटा डी फ्रक्टोज का C2, उसको लिंक कर दो। चलो नेक्स्ट, ये लैक्टोज का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये कहाँ किसका आंसर है? ये बताइए कहाँ से आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, तो स्ट्रक्चर याद होगी लैक्टोज की और सुक्रोज की। लैक्टोज क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज के C1C4 लिंकेज से बनता है, और सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के C1C2 लिंकेज से बनता है। ठीक है बात है। नेक्स्ट देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, माल्टोस, गैलेक्टोस, फ्रक्टोस, लैक्टोस, इनमें से जो जो पता है बताओ। फ्रक्टोस बताओ, मोनोसैकेराइड है डाइसैकेराइड है? फ्रक्टोस मोनोसैकेराइड, अभी तो बनाया स्ट्रक्चर फ्रक्टोस का। ओके, गैलेक्टोस, गैलेक्टोस मोनोसैकेराइड है, अभी तो बना बीटा डी गैलेक्टोस, ये मोनोसैकेराइड है। लैक्टोस, लैक्टोस डाइसैकेराइड है, कैसे बनता है लैक्टोस? बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज के C1C4 लिंकेज से, तो ये डाइसैकेराइड है ना, ये डाई हो गया, ये मोनो हो गया, ये मोनो हो गया। माल्टोस नहीं करा अभी हमने, अब ये नहीं करे। माल्टोस इज ऑल्सो डाइसैकेराइड, 2-डीऑक्सीराइबोज मोनो, ये भी मोनो। चलो ये मैं कराता हूँ, देखो चलो, जितना पता उतना याद हो गया ना। अब हम देखते हैं क्या करके। मोनोसैकेराइड क्या होता है, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज ए carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simpler units of polyhydroxyaldehydes or ketones. राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, गैलेक्टोस और फ्रक्टोस, ये क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो अब हमको क्या क्या और पता हो गया, राइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज, दीज आर ऑल्सो मोनोसैकेराइड, ये डीएनए में आएंगे, डीएनए और आरएनए के पेंटोज शुगर होते हैं, ये आएंगे उसमें। ओके, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है देखो, दिस इज बीटा डी राइबोस, दिस इज बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोस, ये स्ट्रक्चर याद रखना आप, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ये राइबोस की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दोनों OH यहाँ नीचे होते हैं, समझ में आई बात, क्योंकि बीटा है इसलिए यहाँ पे OH और ये CH2H दोनों ऊपर होंगे, ठीक है ना बात है। तो दिस इज बीटा डी राइबोस। अब क्या है, बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोस क्या है, इसकी नंबरिंग अगर आप करते हो तो 1 2 3 4 5, सेकेंड नंबर पे डीऑक्सी कर दो, यहां से एक ऑक्सीजन उड़ा दो बस, तो बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ ये तो बड़ी आसान है याद रखनी, दोनों OH नीचे ऐसे नीचे हो गया बस, ठीक है ना। तो बीटा डी राइबोस और बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोस, ये दोनों मोनोसैकेराइड्स होते हैं डीएनए और आरएनए में, ये आरएनए में होता है, ये डीएनए में होता है, आगे आएगा, याद कर लेना। फिर बीटा डी गैलेक्टोस तो हमने कर ही लिया है ना, बीटा है तो इसलिए क्या है, दोनों ये OH और CH2 सेम साइड पे, और यहाँ पे 4th कार्बन है तो OH यहाँ ऊपर चला गया, गैलेक्टोस ऐसी है ना, बाकी सारा ग्लूकोस वाला ही है। तो ये बीटा डी गैलेक्टोस, ये बीटा डी फ्रक्टोस। फ्रक्टोस में देखो क्या होता है,
ये ग्लूकोज से उल्टा होता है दोनों, और ये CH2H ऊपर और ये OH दोनों, ये दोनों सेम साइड हो गए तो बीटा हो गया। सारे स्ट्रक्चर आसान लग रहे हैं अब ये। दिस इज बीटा डी फ्रक्टोस, दिस इज बीटा डी गैलेक्टोस, ऑल दीज आर मोनोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? जिनके हाइड्रोलिसिस से दो मोनोसैकेराइड बने। एग्जांपल माल्टोस और लैक्टोस। लैक्टोस तो हमने कर लिया, बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। माल्टोस क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज का C1C4 लिंकेज है, सिंपल। अल्फा डी ग्लूकोज का C1C4 लिंकेज है। तो देखो ये देखते हैं हम लोग, बना के देखें एक बार इसको। माल्टोस बना के दिखाओ मुझे, देखो। ग्लूकोज बनाना पहले तो ये तो 6 डंडे लगा दिए, उसके बाद यहाँ पे CH2H रखना होता है। अब क्या करूंगा, अपवर्ड एरो ऐसे, OH 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 बन गया। अब अल्फा है तो क्या करूंगा, OH नीचे रखूंगा, है ना, दोनों तरफ नीचे रखूंगा, बन गया ना अल्फा डी ग्लूकोज। बाकी क्या कर दूं, H कर दूं। अब क्या करूं, C1 और C4 में लिंकेज करना है, मतलब ये है क्या नहीं, यहां हुआ जोड़ दूंगा तो जो बन जाएगा वो माल्टोस ही होगा। तो ये यही बना हुआ है, ये सेम है। समझ में आ गया माल्टोस क्या है? तो हमने 3 डाइसैकेराइड कर लिए, माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोस। माल्टोस क्या है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज जोड़े C1C4 से। लैक्टोस कैसे बना था, बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज के C1C4 से। फ्रक्टोस, सुक्रोस कैसे बना था, बीटा सुक्रोस बताओ, अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस के C1C2 लिंकेज से। ठीक है बात है। अगला देखो, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजेंट आर रिड्यूसिंग शुगर, ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो टॉलरेंस रीजेंट और फैलिंग रीजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। क्या बात है, देखो ये इसको समझते हैं। देखो टॉलरेंस रीजेंट और फैलिंग रीजेंट को कौन रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड्स, है ना। तो कहाँ है जैसे जैसे ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज एल्डिहाइड। ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है ना, तो बिकॉज इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए अगर आप इसमें टॉलरेंस रीजन डालोगे, टॉलरेंस रीजन क्या होता है, अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को ही टॉलरेंस रीजन बोलते हैं ना, है ना। तो वो क्या बनता है, सिल्वर मिरर बन जाता है ना उससे, और एक खुद ऑक्सीडाइज होके CO नेगेटिव बन जाएगा, ऐसे ही होता है ना। और फैलिंग में क्या होता है, कॉपर 2+ होता है, कॉपर सल्फेट होता है ना, वो क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है, रेड PPT। याद है टेस्ट ये, फैलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट। तो फैलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट देता कौन है, एल्डिहाइड देता है। यहाँ पे पता है कीटोन भी दे देंगे, रीजन क्या, फ्रक्टोस, फ्रक्टोस भी दे देगा ये टेस्ट। फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर ये होता है, अगर मैं ये देखूं तो आ, 3 बनेंगे यहाँ पे फ्रक्टोस में। ग्लूकोज की तरह ही होता है, बस उसमें सेकंड नंबर पे C डबल बॉन्ड आ जाता है। दिस इज फ्रक्टोस। अब क्या है ना, फ्रक्टोस तो कीटोन है, फ्रक्टोस तो कीटोन है ना, तो फ्रक्टोस तो कीटोन तो टॉलरेंस टेस्ट या फैलिंग टेस्ट देते नहीं है, पर ये देंगे। रीजन क्या है ना, यहाँ पे OH लगा है साइड में, यहाँ पे C डबल बॉन्ड लगा है, ये टॉटोमराइज करेगा पहले। दिस इज कीटो फॉर्म। ये नीचे वाली को तो भूल जाओ, इसको छोड़ो, इन दोनों पे फोकस करो। ये कीटो फॉर्म है, ये पहले इनॉल बनेगा, COH डबल बॉन्ड CHOH, ऐसे इनॉल बन जाएगा ना। ये कीटोनॉल टॉटोमरिज्म है, ये H यहाँ चला जाता है ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, है ना, ये इनॉल फिर से कीटो बन जाएगा।
सी डबल बॉन्ड ओ एच, CHOH, ये फिर से कीटो बन जाएगा। इन दोनों में टॉटोमरिज्म हो गया, इन दोनों में। ये वाला H यहां चला गया और ये डबल बॉन्ड इस तरफ चला गया। ये समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? मैं करके पूरा फिर से दिखाता हूँ, रुको। नीचे सारा कुछ है, ठीक है। टॉटोमरिज्म में क्या होता है, ये एक H, ये डबल बॉन्ड पहले तो यहां चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये H यहां आ जाएगा, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड CHOH। ये स्टेप समझ में आ गया। ये H यहां भेज दिया मैंने। अब क्या है, फिर से टॉटोमरिज्म करेगा ये। दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज कीटोन है ना ये, कीटो। और ये इनॉल, इनॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही कार्बन पे, दिस इज इन, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। OH को क्या बोलते हैं, ऑल। ऑल, तो ये इन ऑल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। समझ में आई बात, कीटो से इनॉल बन गया। अब क्या, फिर से टॉटोमरिज्म करेगा। अब ये भी तो इनॉल है ना, देखो इनॉल दो तरफ बन गया, यहां भी तो इनॉल बन गया ना, OH और EN। अब ये फिर से टॉटोमराइज करेगा, कैसे, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, ठीक है, और ये H उड़ के यहां आ जाएगा। क्या बन जाएगा ये, C डबल बॉन्ड OH CHOH। समझ में आई बात। अब ये एल्डिहाइड बन गया ना, अब ये देगा टेस्ट। तो मतलब अगर C डबल बॉन्ड हो, इसके साथ में ऐसे CHOH भी हो ना, इस तरह के कंपाउंड भी टेस्ट दे देते हैं, फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंट टेस्ट। अब दूसरी बात क्या कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं C डबल बॉन्ड हो रहेगा, बाकी जगह OH ही रहेंगे, तो वो टॉटोमराइज कर करके एल्डिहाइड बन ही जाता है। समझ में आई बात है। तो इसलिए अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो कहीं पे, या C डबल बॉन्ड हो, मतलब यहां चाहे RR लगा हो, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड में क्या होता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। अगर कीटोन है तो वो टॉटोमराइज करके एल्डिहाइड बन ही जाएगा। मतलब अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, कोई भी ग्रुप अगर फ्री है, तो वो टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट देगा। समझ में आई बात। और मोनोसैकेराइड में तो होता ही है फ्री, मोनोसैकेराइड में तो होता ही है, तो मोनोसैकेराइड टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट देते हैं। डाइसैकेराइड में कभी कभी फ्री नहीं होता। तो ये बात हम देखते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर, देखो कंक्लूजन ये है हमारा कि रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर्स होते हैं जिनमें ये वाला ग्रुप फ्री हो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप फ्री हो, ये वाला। ये कंक्लूजन है इसका, यहां बताता हूं, यहां पे ये देखो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप, अगर ये फ्री हो तो ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये कार्बोनिल ग्रुप चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, ये बात समझ में आ गई। रिड्यूसिंग शुगर की कंडीशन चल गई पता, दिस ग्रुप शुड बी फ्री, C डबल बॉन्ड हो। फ्री का मतलब वो साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे ये देखो, इसको भी फ्री ही माना जाएगा। ये है ओपन, ये ओपन चेन फॉर्म है, इसमें से ऐसे O यहां अटैक मार के ये बन गया हेमी एसिटल फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म, ये हेमी एसिटल फॉर्म है। ये भी रिड्यूसिंग ही है, क्योंकि जब आप टेस्ट करोगे टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, तो ये जो साइक्लिक फॉर्म है ये कन्वर्ट होके ओपन चेन बन जाती है। तो दीज टू आर फ्री ग्रुप्स। पता कैसे चलेगा कि कार्बन, कौन सा कार्बन फ्री है, कौन सा कार्बन रिड्यूसिंग है, यहां से पता चलेगा। वो यहां से पता चलेगा, देखो ओपन चेन में तो आप बता सकते हो, ओपन चेन में तो C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है वो मतलब कार्बोनिल कार्बन है, अगर ये प्रेजेंट हो तो रिड्यूसिंग शुगर है। क्लोज चेन में पता करना हो तो कैसे करेंगे, जिस कार्बन के साथ OH और OR लगा हो, दिस इज O एंड दिस होल इज R। समझ में आई बात। तो OH और OR लगाना इस कार्बन के साथ, तो यही कार्बन ओपन चेन में C डबल बॉन्ड O बनेगा। मतलब क्या होगा, अगर आप इस प्रोसेस को रिवर्स करते हो तो क्या होगा, इस चेन को खोलेंगे, अगर इस चेन को ओपन करेंगे हम तो क्या बनेगा, यहां से जो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा
और यहाँ से H चला जाएगा, H इसके पास चला जाएगा, तो मतलब OH बन गया। ये पूरा बॉन्ड इसी के पास चला जाएगा ना, O के पास, और H यहाँ चला गया OH, और ये C डबल बॉन्ड O रिक्रिएट हो जाएगा वापस से। यही बन गया ना, ये बात समझ में आ रही है? तो ये कार्बन हेमी एस्टल कार्बन जो होता है ये रिड्यूसिंग कार्बन होता है। किसी कार्बन के साथ अगर OH और OR लगा हो तो वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये बात समझ में आ गई? तो अब तो मोनोसैकेराइड में तो ये होता ही होता है, मोनोसैकेराइड में तो हमेशा होगा ये हेमी एस्टल कार्बन। लेकिन डाइसैकेराइड में देखो क्या है। अब आप यहां देखो, जैसे हम लैक्टोस की बात करते हैं, लैक्टोस में आपको कोई हेमी एस्टल कार्बन दिख रहा है? यस, ये रहा, दिस कार्बन इज हेमी एस्टल कार्बन। इसमें एक OH है और ये एक OR है, यस और नो? OH और OR है, तो यहां पे नहीं है, लेकिन ये वाला कार्बन के साथ इधर भी OR है, इधर भी OR है, तो ये वाला पार्ट इसका रिड्यूसिंग नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट रिड्यूसिंग है लैक्टोस का। तो ओवरऑल फिर लैक्टोस रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। समझ में आई बात? तो नेक्स्ट बात क्या है, जैसे इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। अगर आप यहां से टेस्ट करोगे, मान लो आप लैक्टोस का टेस्ट करते हो, फेलिंग्स टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट करते हो, तो जो टेस्ट की कंडीशंस होती हैं, बेसिक कंडीशंस होती हैं, उसमें ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इधर इलेक्ट्रॉन ऐसे, और उसका H वहां चला जाएगा उसके पास, तो OH पूरा का पूरा ये CH2H पूरा का पूरा बन जाएगा वो स्ट्रक्चर। ऐसे मैं पूरा नहीं बना रहा, ऐसे ऐसे C डबल बॉन्ड OH, ये फिर से रिक्रिएट हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो ये बन गया ना C डबल बॉन्ड ग्रुप। सो ये लैक्टोस एक रिड्यूसिंग शुगर है। फिर देखो लैक्टोस बना कैसे था? C1 ऑफ गैलेक्टोस है ना, बीटा डी गैलेक्टोस, एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोस। तो लेकिन जो ग्लूकोज का रिड्यूसिंग ग्रुप होता है वो तो C1 पे होता है ना, ये बात समझो। ग्लूकोज का रिड्यूसिंग ग्रुप C1 था ना, तो C1 तो फ्री है, बॉन्ड तो C4 ने बनाया ना ग्लूकोज के इसके साथ। यहां देखो ये रहा, दिस इज रिड्यूसिंग कार्बन, ग्लूकोज का ये रिड्यूसिंग कार्बन है ना, कार्बन नंबर 1। लेकिन जो बॉन्ड बनाया वो तो कार्बन नंबर 4 ने बनाया ना ग्लूकोज के, कार्बन नंबर 1 तो फ्री रह गया ना, इसलिए ये रिड्यूसिंग होता है नेचर में। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सुक्रोज की एग्जांपल देखो, सुक्रोज फ्रक्टोज से बना था कि अल्फा डी ग्लूकोस एंड बीटा डी फ्रक्टोज, इसी से बना था ना सुक्रोज। अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 था और बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 था। फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 रिड्यूसिंग होता है, यस और नो? देखो ये ग्लूकोज CHO CH2OH OH 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 OH, कार्बन नंबर 1 है ये ग्लूकोज का, ये रिड्यूसिंग होता है नेचर में, यस। फ्रक्टोज दिस इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का रिड्यूसिंग ये कार्बन नंबर 2 है ना, 1 2, यस और नो? तो अगर आप कार्बन नंबर 2 और इसका कार्बन नंबर 1 इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दोगे तो दोनों के रिड्यूसिंग कार्बन आपस में बॉन्ड बना चुके, मतलब दोनों का रिड्यूसिंग ग्रुप खत्म हो गया। समझ में आई बात? यहां देखो यही हुआ है, दिस इज 1 2 3 4 5 6, यही था ना फ्रक्टोज, एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6। ये एक्चुअली नीचे यहाँ पे ये है, देखो ये बीटा डी फ्रक्टोस है, ये बीटा डी सॉरी ये अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी फ्रक्टोस है। सो 1 2 3 4 5 6। ना ये सेकंड नंबर जो कार्बन है ये हेमी एस्टल कार्बन दिख रहा है फ्रक्टोस का, इसके साथ एक OH लगा, एक OR लगा। सो दिस इज रिड्यूसिंग कार्बन। ग्लूकोज का ये कार्बन नंबर 1 रिड्यूसिंग कार्बन है, इसके साथ एक OH लगा, एक OR लगा। अब आप इन दोनों की बाउंड कर दोगे अगर, तो खत्म हो गया, ये बन जाएगा ना फिर ना, बोथ आर OR। कार्बन नंबर 2 भी OR बन गया, 1 भी OR बन गया, OH नहीं रहा, एसिटल बन चुका है, हेमी एस्टल नहीं रहा। ये बात समझ आ रही है? ये एसिटल है ना, ये C के साथ अगर OR लगा उसको एसिटल ग्रुप बोलते हैं। C के साथ अगर OH और OR लगा तो उसको एसिटल हेमी एस्टल बोलते हैं। OH और OR तो हेमी एस्टल, OR एसिटल।
तो ये एसिटल बन गया ना, एसिटल रिड्यूसिंग नहीं होता नेचर में, हेमी एसिटल होता है। समझ में आई बात है? तो आपने रिड्यूसिंग ग्रुप बाउंड कर दिए फ्रक्टोस और ग्लूकोज के जब आपने सुक्रोज बनाया, तो इसलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। चाहे तो आप ऐसे याद रख लो, चाहे आपको इसकी स्ट्रक्चर देख के पता चल सकता है कि इसमें कोई हेमी एसिटल ग्रुप ही नहीं है, सुक्रोज में कोई हेमी एसिटल ग्रुप नहीं है। ठीक है ना बात? तो इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये। फिर माल्टोस देखो, माल्टोस कहाँ है? माल्टोस ये रहा, देखो। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख के बताओ मुझे, क्या माल्टोस रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? देखो ये रहा ना हेमी एसिटल ग्रुप, एक OH और इसके साथ OR, तो ये रिड्यूसिंग हो गया नेचर में, है ना? रिड्यूसिंग शुगर है ये। और दूसरी तरह से देख, ये दूसरा लॉजिक से देखोगे तो ये अल्फा डी ग्लूकोस और अल्फा डी ग्लूकोस का C1C4 लिंकेज से बना है। ग्लूकोस का C1 होता है रिड्यूसिंग, तो इसका 1 और इसका 4, इसका 1 तो फ्री रह गया ना, तो फिर ये क्या है? रिड्यूसिंग है। 1 फ्री है क्योंकि, इसलिए रिड्यूसिंग है। सिंपल समझ में आ गई? रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है? जिसमें हेमी एसिटिल कार्बन हो, ठीक है ना, या C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, तो यही है वाटर रिड्यूसिंग शुगर। समझ गए ना? कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर सकते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। सारे मोनोसैकेराइड तो हमेशा रिड्यूसिंग होंगे क्योंकि उनमें हेमी एसिटिल ग्रुप होगा या C डबल बॉन्ड ग्रुप होगा। डाइसैकेराइड में अगर उसका रिड्यूसिंग ग्रुप बाउंड हो गया, एसिटिल बन गया, तो फिर नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। और अगर उसका वो हेमी एसिटिल ग्रुप फ्री है, मतलब हेमी एसिटिल है, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप फ्री है, तो फिर वो रिड्यूसिंग होगा। एग्जाम्पल भी याद कर लो, माल्टोस और लैक्टोस रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोस नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। समझ में आ गई बात है? अगला, ग्लूकोज और सुक्रोस आर soluble in water but cyclohexane और बेंजीन आर insoluble in water। तो देखो, ग्लूकोस और सुक्रोस सॉल्युबल क्यों होता है पानी में? क्योंकि पानी के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो गए ना ये, ग्लूकोस सुक्रोस, तो OH ग्रुप है उसमें, उसमें सारे CHO ग्रुप है, H बॉन्डिंग करेगा। लेकिन बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन तो नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड तो वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट है उसमें डिजोल्व नहीं होंगे, ये रीजन है ना। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, इसलिए वो इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर है वो दोनों। ये ग्लूकोस है, ये सुक्रोस है। ग्लूकोस में 5 OH ग्रुप्स है, सुक्रोस में 8 OH ग्रुप्स हैं, ये H बॉन्डिंग करेंगे पानी के साथ, इसलिए ये सॉल्युबल हो जाएंगे।